अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद से अमरीका में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल सामने आ रही है। अमरीकी सदर ट्रंप समेत उनकी पूरी इंतजामिया न सिर्फ अमरीकी हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा कर रही है, बल्कि वो मुसलसल इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करने वाले या इस पर सवाल उठाने वाले अमरीकी मीडिया आउटलेट्स पर सख्त तनकीद भी कर रही है। सहाफ़ियों को चैनल से निकालने का सदर ट्रंप खुद मुतालबा कर रहे हैं, मगर अमरीकी मीडिया भी इस तनकीद पर ट्रंप इंतजामिया को जवाब दे रहा है। और आज सीज़ फायर के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी पहली दफ़ा खिताब किया है और सदर ट्रंप को जवाब दिया है। इस सब की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले आज की बड़ी खबर आपको बताएं, क्योंकि 2 दिन पहले इस्राएली फौज ने दावा कर दिया था कि ईरान इसराइल सीज़ फायर के बाद अब उनकी पूरी तवज्जो गजा पर होगी। हालांकि ईरान से जंग के दौरान भी इस्राएली फौज गजा के अवाम पर जुल्म करती रही, इमदाद की तकसीम के दौरान लोगों पर गोलियां चलाती रही और ईरान इसराइल जंग के 12 दिनों के दौरान भी कम से कम 870 फलस्तीनी इसराइली फौज के हमलों में शहीद कर दिए गए। मगर अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि अमरीका और इसराइल गजा में 2 हफ्तों में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक इसराइली अखबार इसराइल हायोम ने एक बाखबर जरिए के हवाले से दावा किया है कि रवा हफ्ते के आगाज में ईरान पर अमरीकी हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में गजा की जंग को तेजी से खत्म करने और अब्राहम अकॉर्ड्स की तौसी पर इत्तफाक कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान फोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें यह तय पाया कि गजा में जारी जंग आइंदा 2 हफ्तों के अंदर खत्म कर दी जाएगी। इस मुआहदे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब मुमालिक हमास की जगह गजा का इंतजाम संभालेंगे। हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा, जबकि तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। तहम अरब इत्तेहादी मुमालिक मुतअद्दिद बार ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो जंग के बाद गजा की बहाली के अमल में उस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक इसराइल 2 रियासती हल की तरफ पेशकदमी के तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा में कोई अमली किरदार देने पर रजामंद न हो जाए। लेकिन नेतन्याहू फ़लस्तीनी अथॉरिटी के गजा में किसी भी किरदार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं और दूसरी जानिब हमास की क़यादत भी तवील अरसे से जिला वतनी के किसी भी मुतालबे को तस्लीम करने से इनकार करती आई है। इसराइली अखबार के मुताबिक पीर की रात देर गए होने वाली इस फोन कॉल में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और इसराइली वजीर बराए स्ट्रेटेजिक अफेयर्स भी शरीक थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो गजा के बाशिंदे जो नकल मकानी के ख्वाहिशमंद होंगे उन्हें कुछ नामालूम मुमालिक में बसा दिया जाएगा। मंसूबे के तहत सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे, जबकि दीगर अरब और मुसलमान मुमालिक भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसराइल की जानिब से एक मुस्तकबिल के 2 रियासती हल की हिमायत का इजहार किया जाएगा, मगर यह हिमायत फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात से मशरूत होगी। इसके साथ ही फरीक़ैन के दरमियान इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि अमरीका मगरबी किनारे के बाद हिस्सों पर इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बड़े और वसी मंसूबे की मौजूदगी ही शायद वो वजह है जिसने सदर ट्रंप को इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुजवज़ा जवाबी कार्रवाई पर गुस्से में मुब्तला कर दिया था, खुसूसन ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ जंगबंदी हो गई थी। ताहम इसी तनाजुर में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर नेतन्याहू के खिलाफ जारी इसराइल में करप्शन मुकदमे को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया था। ये रिपोर्ट खुद इसराइली अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि अमली तौर पर ऐसा हो सकता है। इस पर मुसलसल सवालात उठते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप जो मुसलसल मीडिया रिपोर्ट्स पर इंतहाई सख्त बयानात दे रहे हैं, उन्होंने कल रात को अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में गैर मामूली तौर पर लिखा कि कल अमरीकी वजीर दिफा आला फौजी क़यादत के साथ अमरीकी पायलट्स की वक़ार की जंग लड़ने के लिए एक बड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिसके बाद आज अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेट और अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों से मुताल्लिक अमरीकी वजारत दिफा यानी पेंटागन में एक गैर मामूली और जारहाना प्रेस ब्रीफिंग दी है। और इस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद सहाफ़ियों ने सख्त सवालात किए। एक सवाल जिस सहाफ़ी की जानिब से किया गया वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। मगर साथ ही आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी जंग के खात्मे और इसराइल के साथ सीज़ फायर के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप के 2 अहम दावों को झूठा करार दे दिया है और ईरानी अवाम और दुनिया को अहम पैगाम दिया है। ट्रंप का एक दावा यह है कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और दूसरा दावा यह है
कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। साथ ही ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि ईरान ने हमें पहले ही हमलों से आगाह कर दिया था, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप के इन दावों पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद पहली दफा ईरानी अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका ने हमारे जौहरी तंसीबात पर हमला किया, ताहम वो इन जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। अमेरिकी सदर ने फौजी कार्रवाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि वो हद से ज्यादा मुबालगा कर रहे थे। साथ ही ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी अड्डे पर हमले से मुताल्लिक कहा कि ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला करके उसे शदीद नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका फौरी तौर पर जंग में कूद पड़ा और वो सिर्फ इस वजह से जंग में शामिल हुआ क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अगर उन्होंने मुदाखलत न की तो सहयूनी रियासत यानी इसराइल का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने इसराइल की मदद और उसके बचाव के लिए कदम उठाया, लेकिन इसके बावजूद वो कोई कामयाबी हासिल न कर सके। उन्होंने हमारी जौहरी तंसीबात पर हमला किया और ये एक ऐसा मामला है जो आलमी सतह पर सज़ा के बगैर नहीं रह सकता। ताहम वो इन जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर ने फ़ौजी कार्रवाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, लेकिन बाद में साबित हो गया कि वो हद से ज़्यादा मुबालगा कर रहे थे। ये सब पर वाज़ेह है कि अमेरिका की अमली हैसियत एक नाकामी की मिसाल बनी, क्योंकि वो ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह करने में नाकाम रहे। इसीलिए वो बार बार इन हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे ताकि अपनी नाकामी छुपा सकें। ईरान ने अमरीकी फ़ौज को सख्त नुकसान पहुंचाया जब उसने कतर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल उदैद पर हमला किया, जिससे अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचा। और जो लोग हमारी जौहरी तंसीबात पर अपने हमले को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे, वही लोग हमारे इस हमले को मामूली साबित करने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी एक तकरीर में ट्रंप की जानिब से सरेंडर करने के मुतालबे पर कहा कि ये अल्फाज अमरीकी सदर के अपने कद-ओ-क़ामत से ज़्यादा हैं। ईरान एक पुरानी और तारीख़ी तौर पर मजबूत मुमलिकत और एक ताकतवर तहजीब है, इसलिए हथियार डालने का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। किसी सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरी खुद मुख्तार कौम को हथियार डालने का कहे। One of his speeches, अपनी एक तकरीर में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दे। ताहम ये अल्फाज अमरीकी सदर के अपने कद-ओ-क़ामत से ज़्यादा हैं। ईरान एक पुरानी और तारीख़ी तौर पर मजबूत मुमलिकत और एक ताकतवर तहजीब है, इसलिए हथियार डालने का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अमरीकी सदर को अवामी सतह पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसे अल्फाज आलमी क़वानीन के तनाजुर में क़तई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। किसी सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरी खुद मुख्तार कौम को हथियार डालने का कहे। ईरानी कभी हथियार नहीं डालेंगे और ना उन्हें हथियार डालने चाहिए। मेरे पैगाम का मरकज़ी नुक्ता यही है कि ईरानियों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अमरीका ईरानियों से सख्त दुश्मनी रखता है और इसीलिए उसने हमसे हथियार डालने का कहा। ऐसा न कभी हो सकता है और न कभी होगा। इसराइल के साथ जंग और अमरीकी हमलों से मुताल्लिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान उनके एक्स अकाउंट पर भी जारी हुआ है, जिसके मुताबिक जाली सेहूनी हुकूमत पर फतह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने शोर शराबे और इतने बुलंदोबांग दावों के बावजूद सेहूनी हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान की कारी ज़रबों से तकरीबन ज़मीन बोस हो गई और उसे कुचल कर रख दिया गया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी मुसल्लह फोर्सेस की मदद फरमाई और वो सेहूनियों के जदीद तरीन मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को अबूर करने में कामयाब हो गई और उनके मुतादिद शहरी और फौजी इलाकों को मलबे में बदल दिया। अमरीकी हुकूमत पर भी वतन अजीज़ ईरान की फतह मुबारक हो। अमरीकी हुकूमत बराह रास्त जंग में उतर गई क्योंकि उसे खदशा था कि अगर वो मुदाखलत नहीं करेगी तो सेहूनी हुकूमत नीस्तो नाबूद हो जाएगी। वो बचाने आई लेकिन उसे भी कोई कामयाबी हासिल ना हुई। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमेरिका के रुखसार पर एक ज़ोरदार तमाचा लगाया। इसने खित्ते में अमेरिका के एक अहम फौजी अड्डे अल उदैद पर हमला कर दिया और उसे नुकसान पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान को खित्ते में अमेरिका के अहम मराकज़ तक रसाई हासिल है और वो ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद कार्रवाई भी कर सकता है। मुस्तकबिल में भी ये इक़दाम दोहराया जा सकता है। अगर कोई जारियत हुई तो दुश्मन को यकीनन बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को हथियार डाल देने चाहिए। ये बात अमरीकी सदर की औकात से बड़ी है। इस सारी सूरत हाल में जहां ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी सदर से मुताल्लिक इंतहाई सख्त बयान दे रहे हैं, वहीं सीज़ फायर के बाद से अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक मुसलसल मस्बत रवैया इख्तियार किए हुए हैं और उन्होंने न सिर्फ इसराइल में ईरानी मिसाइल से होने वाली तबाही को तस्लीम किया बल्कि वो बारहा ईरान को एक अजीम कौम करार देते हुए उनके साथ तिजारत करने का इंदिया भी दे रहे हैं। साथ ही कल उन्होंने कहा था कि अमेरिका अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत करेगा और इस बातचीत में मुमकिन तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं, मगर
इस सूरत हाल में ईरान से एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है। पीर को ईरान की पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की बिल की मंजूरी दे दी थी और अब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस बिल को मंजूर कर लिया है। सारी सूरत हाल में आज अमरीकी दिफाई हुक्काम ने ईरानी जौहरी तंसीबात से मुतालिक एक गैर मामूली प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें वो मनाजिर देखे गए जो आज से पहले नहीं देखे गए। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा गुस्से में अमरीकी मीडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उस पर बरस रहे थे कि वो ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर होने वाले हमलों की कामयाबी पर क्यों सवाल उठा रहा है। और सहाफ़ी अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से सवाल कर रहे थे कि क्या अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए सदर ट्रंप ने आप पर दबाव डाला है। पहले देखिए कि अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने दिखाया कि माजी में कैसे बंकर बस्टर बॉम्ब्स का तजर्बा किया गया, ज़मीन के अंदर कितनी तबाही हुई, और फिर दावा किया कि जब एक बॉम्ब ने एक टेस्ट के दौरान यह कर दिया था तो ऐसे 6 बॉम्ब्स ने एक जगह पर फुर्दों में कितनी तबाही मचाई होगी। The video I'm about to show you जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो इस बंकर बस्टर बम की तकमील के लिए 15 साल तहकीक और तजुर्बात की अक्कासी करती है। इस बम के मुताद्दिद मॉडल्स बनाए गए और उनके सैकड़ों तजुर्बात किए गए। इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक बम का टेस्ट तजुर्बा दिखा रहा हूं और आप सोचिए कि इस एक बम के साथ अगर मजीद 5 बम फुर्दों पर गिरे होंगे तो उसका क्या असर हुआ होगा। Unlike a normal surface, एक आम सरफेस बम के मुकाबले में आपको यहाँ जमीन पर मलबा नजर नहीं आया, क्योंकि बंकर बस्टर बम डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि पहले ये जमीन में बहुत गहराई में जाते हैं और फिर फट जाते हैं। फर्दों में 2 जगहों पर इस किस्म के 6 बम मारे गए और तमाम बॉम्ब्स बिल्कुल अपने निशाने पर जाकर गिरे। जब आगे वाले जहाज ने बॉम्ब गिराए और वो निशाने पर जाकर गिरे तो पीछे वाले जहाज में मौजूद पायलट ने कहा कि मैंने इससे ज्यादा रोशन धमाका जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये तो रात में दिन की तरह का सामान लग रहा है। explosion that I've ever seen. जनरल डैन केन ने यह भी बताया कि कैसे फुर्दों में 2 वेंटिलेशन शाफ्ट को ईरानियों ने कंक्रीट डालकर भर दिया था, मगर दोनों जगह पर 6 बंकर बस्टर बॉम्ब मारकर तंसीब को तबाह कर दिया गया। In the case of Fordo, फुर्दों की तंसीब के लिए ही मुकम्मल एतमाद के साथ ऐसे हथियार बनाए गए थे और उन्हें फुर्दों की न्यूक्लियर तंसीब के लिए ही डिजाइन किया गया था, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये हथियार अपने मिशन के मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएं। मुझे GBU-57 के बारे में मनाजिर दिखाने दीजिए, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये एक 30,000 पाउंड वजनी हथियार है और इसे सिर्फ B-2 तैयारों से ही गिराया जा सकता है। इस बम के अंदर स्टील, धमाका खेज मवाद और एक फ्यूज़ होता है और इस बम को एक ख़ास मकसद हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस हमले में इस्तेमाल किए गए हर बंकर बस्टर बम का अपना एक अलग इम्पैक्ट एंगल था। हर एक की अलग अलग फ्यूज़ सेटिंग थी। फ्यूज़ का मतलब है कि बम कब फटेगा, जितनी देर से फ्यूज़ एक्टिवेट होगा उतनी ही गहराई में बम जा सकेगा। इसलिए हर बम को उसके ख़ास मकासद के तहत फटने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अमेरिका ने फुर्दों की तंसीब पर तस्वीर में दिखाए गए इन 2 वेंटिलेटर शाफ्ट्स को स्ट्राइक करने का फैसला किया, क्योंकि ये वो 2 जगहें थीं जहां से बंकर बस्टर बम ने इस तंसीब के अंदर दाखिल होना था। हमारे हमले से कुछ दिन पहले ईरानियों ने इन वेंटिलेशन शाफ्ट के लिए कई सुराखों के अंदर कंक्रीट भर के इन्हें हमले से बचाने की कोशिश की। अमेरिका में प्लानिंग करने वालों को इस बात का अंदाजा था और उन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग की थी। पहले बम से फुर्दों की तंसीब के सुराखों में भरी गई कंक्रीट को उड़ाया गया और वो सुराख खुल गया। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें बम इस सुराख से अंदर दाखिल हुए और 1000 फीट पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड से गहराई में जाने के बाद फट गए। इससे पीछे जहाज में 6ठे बम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर उससे पहले के जहाज का सिस्टम काम न करे या फिर बम काम न करे तो 6ठा बम मकासद हासिल करे। फुर्दों में वेंटिलेशन के दोनों सुराखों में 6 बम मारकर उन्हें तबाह किया गया। जनरल ने यह भी बताया कि अमेरिका ने GBU-57 यानी बंकर बस्टर बॉम्ब बनाए ही ईरान की फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को तबाह करने के लिए थे। उन्होंने उन 2 अफसरों की कहानी भी सुनाई जिन्हें आज से 15 साल पहले फुर्दो की तंसीब का जायजा लेने और उसे तबाह करने के लिए हथियार बनाने का टास्क दिया गया था। if you'd flip this over, thanks. Let me next move. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने ये बंकर बस्टर बम GBU-57 क्यों और कैसे बनाए। मैं आपको इस बम के प्लानर्स के बारे में बताना चाहता हूं। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी है। ये एजेंसी अमेरिका के लिए बहुत
से काम करती है, मगर सबसे अहम काम यह है कि ये एजेंसी अंडरग्राउंड टारगेट्स के लिए दुनिया की सबसे जदीद एजेंसी है। 2009 में इस एजेंसी के एक अफसर को ईरान में होने वाली सरगर्मी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उस अफसर की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस अफसर को ईरान में एक मकाम की कुछ तस्वीर और कुछ सीक्रेट मालूमात दिखाई गई। ये मकाम ईरान के पहाड़ों के बीच एक कंस्ट्रक्शन साइट का था और उस अफसर को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ मिलकर ईरान में मौजूद इस तंसीब के हवाले से रिसर्च करे और फिर कुछ अरसे में इस अफसर के साथ एक और अफसर को भी इस जिम्मेदारी में शामिल कर लिया गया। ये दोनों अफसर 15 साल तक फुर्दो में मौजूद इस टारगेट के बारे में रिसर्च करते रहे, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंतहाई अहम तंसीब थी। और फिर मुकम्मल रिसर्च के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका के पास इस टारगेट को तबाह करने के हथियार ही मौजूद नहीं है। और फिर इन दोनों अफसरान ने इंडस्ट्री और दीगर इदारों के साथ मिलकर बंकर बस्टर बम यानी GBU-57 बनाया। फिर उन्होंने इस हथियार को मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ बार बार टेस्ट किया, मुख्तलिफ टारगेट्स पे सैकड़ों टेस्ट तजुर्बात किए और इस सब का एक ही मकसद था और वो ये कि जब अमेरिका ईरान के फुर्दों में मौजूद न्यूक्लियर तंसीब को टारगेट करने का फैसला करे तो ये बम उस तंसीब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। और फिर उनकी जिंदगी की 15 साल मेहनत के बाद बिल आखिर जून 2005 को उनको फोन आया और अमेरिका के सदर ने हुक्म दिया कि B-2 तैयारों के जरिए इस टारगेट को तबाह कर दो। कल मुझे उन दोनों ऑफिसर से मिलने का मौका मिला जिन्होंने इतना कुछ किया। अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से सहाफी ने पूछा कि जनरल, आपने इतवार को कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर किए गए हमलों की फाइनल डैमेज असेसमेंट में वक्त लगेगा और आपने कहा था कि इतनी जल्दी इस बात पर तबसरा करना दुरुस्त नहीं होगा कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीब को कितना नुकसान पहुंचा है। तो 3 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि आप आज ये मालूमात दे रहे हैं कि आप भी सदर ट्रंप की तरह कहेंगे कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीब का सफाया कर दिया गया है? तो देखिए जनरल डैन केन ने क्या जवाब दिया और फिर सेक्रेटरी दिफा मीडिया से नाराज हो गए। General, on Sunday you said final battle damage will take some time, and you also said I think BDA is still pending, and it would be way too early for me to comment on what may or may not still be there at the nuclear facility. So that was just over 3 days ago. So what has changed? Would you use the term obliterated as well? Sure, like I said, we don't do BDA. I'll refer that to the intelligence community. And You're talking with them. I mean, what changed in the past 3 days that make you so, you know? sir, I think I think I explained what changed. There was a great deal of irresponsible reporting based on leaks, preliminary information in low confidence. Again, when someone leaks something, they do it with an agenda. And when you leak a portion of an intelligence assessment, but just a little portion, just the little portion that makes it seem like maybe the strike wasn't effective, then you start a news cycle. Whether it's the Washington Post or Fox News or CNN or MSNBC, you start a news cycle that starts to call into question the efficacy. No, that's why. So you bring the chairman here, who's not involved in politics. He doesn't do politics. That's my lane to understand and translate and talk about those types of things. So I can use the word obliterated. He could use defeat, destroyed, assess, all of those things. But ultimately, we're here to clarify what these weapons are capable of, which anyone with, two eyes, some ears, and a brain can recognize that kind of firepower with that specificity at that location and others is going to have a devastating effect. That's what's changed. Just 3 or 4 days later. What changed? See, this is a point. This is how difficult it is to actually manage. You just watched a video of what this weapon is capable of. अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से सहाफियों ने यह तक सवाल किया कि क्या उन पर सदर ने दबाव डाला है कि ईरान पर होने वाले हमलों के हवाले से एक बेहतर तस्वीर पेश करें। सेक्रेटरी दिफा से सवाल हुआ कि ये इतलात मौजूद हैं कि ईरान ने पहले ही यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया था, क्या ये बात ठीक है? देखिए जनरल साहब ने क्या जवाब दिया और सेक्रेटरी दिफा कैसे गुस्से में आ गए। There's public imagery available saying that highly enriched uranium was moved out of Fordo before the strikes. Is that accurate? Have you seen that? And Mr. Chairman, a question for you. Have you been pressured to change your assessment or give a more rosy intelligence assessment to us by any political factors, whether it's the president or the secretary? And if you were, would you do that? yeah, well, that one's easy. No, no, I have not, and no, I would not. I've never been pressured by the president or the secretary to do anything other than tell them exactly what I'm thinking, and that's exactly what I've done. There's nothing that I've seen that suggests that we didn't hit exactly what we wanted to hit in those locations. It's about highly enriched uranium. Do you have
certainty that all the highly enriched uranium was inside the Fordo mountain, or some of it, because there were satellite photos that showed more than a dozen trucks there 2 days in advance. Are you certain none of that highly enriched uranium was moved? Of course, we're watching every single aspect, but Jennifer, you've been about the worst, the one who misrepresents the most intentionally what the president says. आज खामनाई के खिताब के बाद तेहरान में क्या सूरत हाल है, ट्रंप की तिजारत की ऑफर के बाद तेहरान में क्या सूरत हाल है, ये हम पूछेंगे तेहरान में मौजूद सहाफ़ी जॉन हुसैन से। मगर पहले बात करेंगे अमेरिका के जर्नल से सवाल करने वाले सहाफ़ी, नेशनल सिक्योरिटी करेस्पॉन्डेंट हैं रॉयटर्स के इदरीस अली, जो इस वक्त भी पेंटागन के बाहर मौजूद हैं। इदरीस, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इदरीस, ट्रंप के ज़ाहिर है अमेरिकी मीडिया के साथ के एक सेक्शन के साथ बहुत बुरे ताल्लुकात रहे ही हैं और आप एक अरसे से कवर करते रहे। आप जो आज मनाजिर देखे कि जिस तरीके से सेक्रेटरी दिफा गुस्सा हुए थे, फिर साथ में हमें नजर आया कि जो अमेरिकी जर्नल है उनसे इंतहाई सख्त सवाल कर रहे थे कि कहीं दबाव तो नहीं डाला। ये आपके ख्याल में जो ईरान के ऊपर अटैक किया है अमेरिका ने, उसके बाद ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई है? आपका अपना तजर्बा क्या कहता है और जो आज आपने विटनेस किया? जैसे तो ये कोई 4-5 महीने से प्रेसिडेंट ट्रंप और डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट जो है उन्होंने प्रेस के खिलाफ काफ़ी बोला है, प्रेस फ्रीडम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं। मगर मैं पेंटागन 10 साल से कवर कर रहा हूँ और आज जो ब्रीफिंग थी वो काफ़ी अनोखी थी और मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं देखा। जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने जो किया है वो शुरू से ही मीडिया के खिलाफ उनके ओपनिंग स्टेटमेंट में काफ़ी टाइम उन्होंने स्पेंड किया। 40 मिनट की ब्रीफिंग थी, उसमें काफ़ी टाइम मीडिया के खिलाफ बातें की, कहीं कहा कि जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो रही है, जो एंगल दिया जा रहा है वो एंटी ट्रंप बायस है। उन्होंने बोला कि मीडिया का हेट्रेड है ट्रंप के खिलाफ। तो काफ़ी टाइम उन्होंने इस चीज़ से स्पेंड किया और हिस्टोरिकली डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो काफ़ी एपॉलिटिकल रहते हैं, वो काफ़ी फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स। मगर हेक्सेट ने आई थिंक ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी इंटरनलाइज की है, काफ़ी उनकी जो एंटी मीडिया रैंट्स हैं वो भी शुरू किए हैं। एंड आई थिंक वो फील करते हैं कि ट्रंप, अगर ये देखें जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे एक्चुअली, उनको वो काफ़ी खुश होंगे उसको देख के। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा कि ये सबसे इंफॉर्मेटिव और प्रोफेशनल ब्रीफिंग थी। तो क्लियरली ये ब्रीफिंग ऑडियंस ऑफ वन के लिए थी और वो ऑडियंस प्रेसिडेंट ट्रंप थे। और क्या जब आप 10 साल से ये मामलात कवर कर रहे हैं, पेंटागन के मामलात कवर कर रहे हैं, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतना अमेरिकन मीडिया की तरफ से प्रेशर पड़ा कि जो क्लेम किया जा रहा है कि ईरान में इतनी तबाही हुई है उतनी नहीं हुई, फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो लीक हुई उसके ऊपर शोर मचा, जिस पर ट्रंप नाराज थे कि आज बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं उनको टेस्ट फुटेज दिखानी पड़ी कि कितना ख़तरनाक होता है जो बंकर बस्टर बॉम्ब है GBU 57, और माजी में जब टेस्ट किया गया, क्या पहले ऐसा हुआ कि इस तरीके से फुटेज दिखानी पड़ी हो? जैसे ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रेस ब्रीफिंग आज हुई थी ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल अनाउंस की। ये पेंटागन का आइडिया नहीं था, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का आइडिया था और उन्होंने खुद अनाउंस किया। और इसकी वजह यह है कि वो कल हेग में थे और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो उनको मिल रही थी ये ईरान के बारे में थी। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जितना एंटी मीडिया बातें करते हैं वो मीडिया का अप्रूवल भी चाहते हैं। तो आई थिंक उनके दिमाग में था कि मुझे इनका अप्रूवल चाहिए, दिखाना है कि सक्सेस, और मैं ये पेंटागन के थ्रू करूँगा। एंड पेंटागन का काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है इसमें, क्योंकि वो यूजुअली फैक्ट्स और फिगर्स और टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, मगर दे वर बेसिकली थ्रोन इनटू द पॉलिटिकल स्फीयर। तो उनको भी प्रेशर फील हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से। और मीडिया का तो यही रोल है कि जो रिपोर्ट्स हैं, इंटेल रिपोर्ट्स या ना हो, उन पे रिपोर्ट करना एक्यूरेटली। अब हमारा ये नहीं है काम के कहें कि ये ख़राब था, ये नहीं सही था, मगर रिपोर्ट एक्यूरेटली। और एक DIA रिपोर्ट ने जो कल लीक हुई थी, हमने भी लिखा, वो कहती है कि इट इज़ पॉसिबल कि ये जो ईरान पे स्ट्राइक है उसका लिमिटेड सक्सेस था। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो आई थिंक ब्लैक और वाइट में चीज़ें देखते हैं, या तो सक्सेस हुआ या नहीं सक्सेस हुआ, और उनके दिमाग में ये जो नैरेटिव चल रहा है वो सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी रेयर है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जाएं, टेस्ट फुटेज दिखाएं। इनकी ये सेकंड ब्रीफिंग थी 4 दिन में। आई थिंक दैट शोज कि काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में कि उन्होंने इतनी बड़ी स्ट्राइक ली और जो सक्सेस है वो इतना क्लियर नहीं।
और क्या आपके तजर्बे में ये हुआ कि एक टॉप जर्नल को इन सवालों का सामना करना पड़ा हो कि आपने 3 दिन पहले तो कहा था कि असेसमेंट आने में टाइम लगेगा, अब आप इतनी जल्दी अगर असेसमेंट दे रहे हैं तो क्या आप पर कोई दबाव है, क्या आप पर दबाव डाला गया हो, इन सवालात का सामना किसी जर्नल को करना पड़ा? ये एक्चुअली मैंने ही क्वेश्चन किया था, दबाव पड़ा आपका पॉलिटिकल प्रेशर या नहीं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, संडे को इन्होंने बोला था कि हमें काफ़ी टाइम लगेगा असेसमेंट देने में, और फिर वो 3 दिन बाद आके कह रहे हैं कि स्ट्राइक, उन्होंने ये एक्चुअली नहीं बोला कि स्ट्राइक सक्सेसफुल थी या नहीं, उन्होंने बोला कि वेपन सक्सेसफुल थे। तो वो भी आई थिंक ये जो नीडल है ना, वो थ्रेट करने की कोशिश करें कि ना ही झूठ बोले मगर ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप के क्रॉसहायर्स में आए। मगर आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी रेयर बात है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स 4 दिन में 2 दफ़ा आए हैं, मीडिया से बात की है, वो कोई 2 महीने भी नहीं हुए उनको ऑफिस में, और उनको ये क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ रहा है। और आप और आपके साथी सहाफ़ी, इस ब्रीफिंग के बाद आपका इंप्रेशन क्या रहा? बाकी सहाफ़ियों से अगर आपने बात की, क्या वो ज़्यादा कन्विंस हुए कि वो इंटेलिजेंस जो लीक की गई वो वाकई प्रीमेच्योर थी या गलत थी, तबाही ज़्यादा हुई है? सहाफ़ियों का, आप लोगों का, सबका क्या इंप्रेशन था? नहीं, आपने सही अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है। तो जो DIA है, जो पेंटागन की इंटेलिजेंस आर्म है, वो 12, 13, 14 एजेंसीज में से एक है। तो यूजुअली होता है कि एक एजेंसी एक चीज़ कहेगी, दूसरी एजेंसी कुछ और कहेगी। तो आज के बाद हमारा ये, मेरा एटलीस्ट, और जो मैंने ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट से बात की है कि ये जो DIA की रिपोर्ट थी वो यकीनन प्रिलिमिनरी थी, काफ़ी टाइम अभी इनको लगेगा कंफर्म करने में, मगर जो एक चीज़ ये, उन्हें कोई एविडेंस नहीं दिखाया कि ये स्ट्राइक सक्सेसफुल थी। एक चीज़ आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले स्ट्राइक से इमेजरी आई थी दिखाते हुए कि कोई 15-20 ट्रक फोर्डो फैसिलिटी के बाहर थी। अब ये फैसिलिटी, ये ट्रक्स क्या कर रही थी, ये हमारा बिग क्वेश्चन है, क्योंकि एक सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल कि ये जो न्यूक्लियर मटीरियल है कि वो ट्रक शायद ले गई हो। तो अगर फैसिलिटी को मारा मगर कोई यूरेनियम था नहीं, उसका फ़ायदा क्या हुआ? एंड ये क्वेश्चन शायद जो सेक्रेटरी ना ही आंसर कर पाए, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है, और ना ही जनरल कुछ कह पाए। तो आई थिंक सिचुएशन ये, आई थिंक ओवरऑल है कि कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिखाया जिसमें कोई प्रूव हुआ कि जो स्ट्राइक्स थी वो पर्टिकुलरली सक्सेसफुल थी। और आई थिंक क्वेश्चन अभी तक यही रहता है कि ये जो स्ट्राइक्स थी, उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ महीनों तक पोस्टपोन किया है या कुछ सालों तक। आई थिंक काफ़ी टाइम लगेगा और इस ब्रीफिंग में कोई डिफिनेटिव आंसर नहीं मिला। मतलब, और जो तनकीद नेतन्याहू पर हो रही है या फिर सदर ट्रंप पर हो रही है, उनके जो अपने हामी भी हैं, टकर कार्लसन हो, बैनन हो, इसके अलावा कुछ रिपब्लिकन्स हो, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इतना बुरा प्रेस मिला हो इजराइल को? नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये जो जैसे पिछले हफ्ते इजराइल ने जो बॉम्बिंग शुरू की, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की काफ़ी एंटी इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रॉन्ग आर्म है। आपने स्टीव बैनन की बात की, टकर कार्लसन की बात की, उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बोला कि ये सही नहीं है कि जो हमने इराक में, यूएस ने इराक में 2003 में किया था, वो सही नहीं है, और प्लीज स्टे अवे क्योंकि मिडिल ईस्ट में वापस फंस जाएंगे। तो काफ़ी लाउड वोकल आर्म ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ने बोला, और आपने देखा कि ट्रंप ने एक्चुअली सरप्राइजिंगली उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि इन द पास्ट ट्रंप ने खुद बोला है कि यूएस शुड नॉट गेट मोर इन्वॉल्व इन द मिडिल ईस्ट, मगर उन्होंने फिर भी इन्वॉल्व हुए। एंड आपने आई थिंक 2 दिन पहले देखा होगा कि, या 1 दिन पहले अब, कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जब रिपोर्टर से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इजराइल ने बॉम्बिंग स्टॉप करनी है। उन्होंने नेतन्याहू की कॉल खुद किया और कहा कि जो आपके जो प्लेन्स अभी ईरान के ऊपर हैं, खबरदार, ये इन्होंने अपने बॉम्ब स्टॉप किए, एंड इजराइल ने वो बॉम्बिंग रेड नहीं की। तो आई थिंक इंटरनल प्रेशर ट्रंप पे पड़ रहा है रिपब्लिकन पार्टी से इजराइल के ऊपर, एंड देन आई थिंक वी आर सेइंग कि वो पब्लिकली भी काफ़ी प्ले आउट कर रहा है कि इजराइल पे काफ़ी दबाव आए इन अ वे कि आई थिंक मुश्किल है कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले सोचना ऐसा। बहुत शुक्रिया। इदरीस अली तफसीलात बता रहे थे। गुफ्तगू आपने नाज़रीन सुनी। ईरान में क्या हो रहा है? आज खामनाई ने खिताब किया। ईरान में इसके अलावा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो इसराइल के जासूस हैं वो पकड़े जा रहे हैं। आज भी इस हवाले से इतलात आई हैं। क्या माहौल है? सहाफ़ी जॉन हुसैन तेहरान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जॉन, ज़ाहिर है सदर ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की तनसीबात को, तीनों न्यूक्लियर तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, फुर्दो को तबाह कर दिया। वहाँ पर उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है, मीडिया पर से वो नाराज़ हो रहे हैं। ईरानी अवाम
क्या इस नैरेटिव को मान रहे हैं जो कि ईरान की हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है? दायरे ईरान की हुकूमत भी तबाही को तो तस्लीम कर रही है, मगर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया ये बयानिया नहीं उनकी तरफ से सामने आया। क्या ईरान की आवाम में भी शकूक व शुबहात हैं? वो क्या समझ रहे हैं? शाहजेब, मैंने यहाँ जनरल आवाम में जो नैरेटिव देखा वो यही देखा कि वो मान रहे हैं गवर्नमेंट जो बात कह रही है, और जो एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स थे जो स्केप्टिकल थे वो भी अब ज्यादा मानना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और सेंटकॉम की जो लीक रिपोर्ट्स हैं, CNN की तरफ से जो ऑफिशियल्स के वो बताया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं और जनरल आवाम यही कह रही है कि इजराइल और अमेरिका के अलावा कोई दावा नहीं कर रहा कंप्लीट अनाइलेशन का न्यूक्लियर प्रोग्राम के। तो लोगों का यहाँ पे मानना यही है कि डैमेज कोई खास नहीं हुआ है। साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ताउन ना करने के हवाले से अब वहाँ पर ये पहले पार्लियामेंट ने मंजूर किया और अब उसकी मंजूरी हो गई। ट्रंप ये ऑफ़र कर रहे हैं कि ईरान एक अजीम ट्रेडिंग नेशन है, वो दोबारा तिजारत की तरफ जाए। ईरानी अवाम ये समझते हैं कि न्यूक्लियर मामले की तरफ ही आगे बढ़ा जाए, न्यूक्लियर हथियार को बनाने की तरफ आगे बढ़ा जाए, या ट्रंप की ऑफ़र को कबूल किया जाए और मईशत को खोला जाए, पाबंदियाँ ख़त्म कराई जाए और आगे बढ़ा जाए? जी शाहजेब, यहाँ पे आवाम बिल्कुल चाहती है कि पाबंदियां खत्म हो, सैंक्शंस खत्म हो, बट एट द सेम टाइम होना है कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल्स ने भी कहा है और लोगों का भी यही मानना है। लोग तो ये कह रहे हैं इनफैक्ट कि भाई हम लोग ऑलरेडी इतने सालों सैंक्शंस में थे, IAEA ने और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और जितना भी इंटरनेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम इस वक्त बना हुआ है उसने हमें फेल किया है। तो लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ईरान चला भी जाए इंटरनेशनल इंस्पेक्शन से, क्योंकि इसराइल के ऊपर कोई भी ओवरसाइट नहीं है और ईरान के लिए यूनिलैटरली ये चीज रखना इज नॉट फेयर एंड द पीपल आर अगेंस्ट इट। तो लोग कह रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से, अगर होता भी है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो ऑलरेडी सैंक्शंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ईरान ने जो हमला किया था अमेरिका की बेस पर कतर में, उस हवाले से ट्रंप कहते हैं पहले ही बता दिया था, कोई नुकसान नहीं हुआ, 14 मिसाइल फायर किए, 13 को मार गिराया, एक किसी और डायरेक्शन में चला गया। ईरानी अवाम ने उस वक्त जश्न मनाया था। अब जबकि कुछ टाइम गुजर गया, इस हवाले से उनके क्या तासुरात हैं? जी, तासुरात अभी भी क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जो बयान में कहा, उन्होंने कहा कि वही मीडिया जो एग्जैजरेट कर रहा था ट्रंप की स्ट्राइक्स को, वही मीडिया अब ईरान की स्ट्राइक्स को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। और लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट कि आपने इतनी बड़ी सुपर पावर को, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को अटैक किया है और एक बुत यानी कि एक मिसकंसेप्शन तोड़ा है कि इजराइल इम्यून है या यूनाइटेड स्टेट्स को कोई कुछ नहीं कह सकता। सो पीपल आर हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ईरान मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, भले वो हिट हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द ईरानियन पीपल कि ऐसा इकदाम उठा ईरान की गवर्नमेंट ने। आप मुसलसल बताते रहे कि जो जासूस हैं मोसाद के, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। इस वक्त इस हवाले से क्या स्टेटस है? क्या अब भी क्रैकडाउन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ मकामात पे चेक पोस्ट लगे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी और बहुत स्ट्रॉन्ग आई वुड से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पकड़े, यहाँ पे इंटेलिजेंस जो मोसाद का नेटवर्क है उसको डिसमेंटल करें। 700 से ज़ायद जो लोग तेहरान के बाहर पकड़े हैं और 5000 का नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन शुरू हो गया है ऑन द पीपल हु वर ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़, लेकिन बिल्कुल कैच करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पे ये भी रिपोर्ट्स आ रही है इंटरनली कि बहुत सारा मवाद अभी भी पकड़ा जा रहा है। लेट्स वेट फॉर द कन्फर्मेशन, बट आई हैव बीन टोल्ड कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी एमिनेशन, बहुत सारी एक्सप्लोजिव्स और ड्रोन्स इनफैक्ट अभी जो इंटरसेप्ट कर रही थी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले भी, वो भी पकड़े जा रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कन्फर्मेशन, बट आई हैव बीन टोल्ड सो। और इस जंग के दौरान ज़ाहिर ईरान की तरफ से जो इसराइल पर हमले हुए वहाँ नुकसान हुआ और लोग भी मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, मगर ईरान में भी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए। सुकून है इस वक्त अवाम में कि जंग बंदी हो गई, अच्छा हुआ? बिल्कुल सुकून है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एक सेगमेंट है पॉपुलेशन का जो कह रहा है कि नहीं भाई आप जारी रखें, अटैक्स जारी रखें, इजराइल को क्यों छोड़ दिया, आप प्लीज कंटिन्यू रखें रिटेलिएशंस। तो देयर इज आल्सो सेंटिमेंट हियर, यहाँ पे सेंटिमेंट ये भी है कि अटैक्स को रोकना नहीं चाहिए, जारी रखना चाहिए। बट आम आवाम खुश है, आई वुड से ऑफिशियल्स भी इस वक्त पॉजिटिव ही हैं, कॉशियस हैं बट पॉजिटिव है उनका रिएक्शन भी। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे एक अहम डेवलपमेंट की। जगह जगह मुख्तलिफ फोरम्स पर भारत की सुबकी हो रही है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता है, पाकिस्तान के वजीर दिफा, भारत के वजीर दिफा वहाँ मौजूद होते हैं। भारत के वजीर दिफा बगैर एलामिये पर दस्तखत किए चले जाते हैं। भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, आखिर क्या कहानी हुई है आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम हमले के बाद से भारत को मुसलसल सिफारती सुबकी और तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप पाक भारत सीज फायर का मुसलसल क्रेडिट लेकर वजीर आजम मोदी को बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बराह रास्त शिकायत तक को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के अहम ममालिक और बाअसर फोरम्स पर भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मौक़िफ़ और बयानिए को पजीराई या कबूलियत नहीं मिल रही है। आज चीन में SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में इसकी एक और मिसाल सामने आ गई है, जहां पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और दोनों ने इजलास से खिताब भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का मुकदमा रखा, राजनाथ सिंह ने भारत का मौक़िफ़ सामने रखा, मगर फिर कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, जिसका इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर लगाता है। मगर एलामिये में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का जिक्र था, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान भारत पर लगाता है। भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर था कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO को एकजुट में एक पोडियम पर, एक मंच पर ये बोलना होगा। लेकिन ठीक वही हुआ जिसका हर किसी को अंदेशा था। चाइना और पाकिस्तान की जो भाषा थी वो इस जॉइंट डिक्लेरेशन में दिखाई दे रही थी। यहाँ पर जफर एक्सप्रेस यानी बलूचिस्तान में हुए जफर एक्सप्रेस के आतंकी हमले का जिक्र किया गया, लेकिन पहलगाम को लेकर कोई भी इस पे जानकारी नहीं दी गई और यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन को साइन नहीं करेंगे, जॉइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं करेंगे और ये बोलने के बाद फिर उसे होल्ड किया गया। होल्ड करने के बाद अब इस पे दोबारा से मंथन किया जा रहा है। Rajnath Singh in China has put out a very stern message and has refused to sign a joint statement at that Shanghai Cooperation Organization meet that has taken place because it did not mention the Pahalgam terror attack. इस हवाले से वजाहत करते हुए भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि SCO के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका एलामिये पर इत्तफाक नहीं किया जा सका। भारत चाहता था कि एलामिये में दहशतगर्दी के खदशात को भी शामिल किया जाए, जो एक मखसूस मुल्क को काबिल कबूल नहीं था। We had Raksha Mantri, our defense minister, participating in the defense ministers meeting of SCO. I understand that they could not adopt a joint statement. I also understand that certain member countries could not reach consensus on certain issues and hence the document could not be finalized. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. इस इजलास में शिरकत की पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आपने अभी लैंड किया है वापस चीन से, आप इस इजलास में शरीक हुए, आपने जाफर एक्सप्रेस की बात की, कुलभूषण यादव की बात की, भारतीय किरदार की बात की, उनके वज़ीर दिफा ने पहलगाम की बात की, उसे लश्कर तैयबा से जोड़ा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दस्तखत किए बगैर ही चले गए? भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, एलामिया नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। एक्चुअली जो भारतीय वज़ीर दिफा का जो नंबर था वो दूसरे या तीसरे नंबर पे उनकी स्पीच थी और मेरा ख्याल है मेरा 5वें नंबर वो अल्फ़ाबेटिकली होता है, तो 5वें नंबर पे था। तो मैंने मेरी स्पीच में मैंने जाफर एक्सप्रेस का, कुलभूषण का, ये सारे मैं जो हमारे पास एविडेंसेस हैं वो मैंने उसको उनका मेंशन किया। तो उसके बाद जो है उन्होंने एक जो चेयरमैन थे कॉन्फ्रेंस के, डिफेंस मिनिस्टर चाइना के, उनको रिक्वेस्ट की भारतीय वज़ीर दिफा ने कि जी मुझे मौका दिया जाए बोलने का दोबारा, यानी वो जो मैंने कहा है उसके रिस्पॉन्स में। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है कि आप दोबारा आपको मौका दिया जाए, तो वो डिनाई किया गया इनको बोलने का। तो उससे जो है ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कि हम जो ड्राफ्ट था उसका जो जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ वो था, 9 मुल्क जो थे उसके ऊपर जो है एग्री करके वो थे। भारत अकेला था जो इसने उस पे रिजर्वेशंस जो है शो की हुई थी और वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा जी कि हम जो है इसको मजीद जो है वो नहीं परसू करेंगे और हम क्योंकि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और दूसरा जो है कि उसमें जिक्र जो है वो
जम्मू कश्मीर का जिक्र था। फिर इसी तरह एक दो और बातें थी जिनके ऊपर उनको एतराज़ था। जो हमने बलूचिस्तान की बात की है वो नहीं करना चाहते थे, बलूचिस्तान की उसको उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फाइनली क्योंकि ये एक एविडेंस बेस्ड हमारा स्टैंड था जो वहाँ पे बाकी तमाम ममालिक ने एक्सेप्ट किया और भारत को जो है वो मंजूर नहीं था और वो सोल एक मेंबर थे, सारी यानी अकेले थे मेंबर सारी गैदरिंग में। नॉर्मली वहाँ पे ट्रेडिशन ये है कि सारे कम्युनिकेट्स जो हैं, जो मुश्तरका एलानिया जो होता है वो मुश्तरक ही होता है सबके मेंबर में। उसमें जो है कोई अगर एब्सटेन करे या कोई इनकार करे तो फिर उसको रिलीज नहीं किया जाता। और ख्वाजा साहब, आप ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा भी रहे और जब वज़ीर ख़ारजा होते हुए आपने देखा दुनिया में, जब आप गए बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पाकिस्तान को सख्त सवालों का सामना करना पड़ता था, भारतीय इल्ज़ामात के हवाले से सामना करना पड़ता था, दुनिया के बयानात आते थे। आप क्या खुद भी फ़र्क देख रहे हैं कि दुनिया का रवैया, जब आप गए आपने अपना मौक़िफ़ रखा, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, फिर वो चले गए बग़ैर एलामिया के, कि पाकिस्तान के बारे में एक रवैया आपको फ़र्क दिखा और भारत के हवाले से फ़र्क दिखा? देखिए, मैं बिल्कुल आपने सही जो है इसकी निशानदेही की है। मेरा अपना ख्याल है कि एक क्रेडिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जो इस खुसूसन जो रीजनल डिस्प्यूट्स हैं टेररिज्म के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसमें बहुत सी चीज़ें वजह हैं जो जिनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ नहीं बनता। मसलन जो कनाडा में जो कुछ इन्होंने किया, वहाँ पे सिख लीडर को जो है इन्होंने मरवाया, इसी तरह अमेरिका में इन्होंने दहशतगर्दी की। तो ये चीज़ें जो है ये सारी की सारी भारत की जो अपनी रेपुटेशन जो है उसके हुक्मरानों ने ख़राब की हुई है, उसको डैमेज जो है उनके वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के साथ ये दो चार लोग जो हैं तो जो मुतशद्दद ज़हनीयत के मालिक हैं उन लोगों ने ख़राब की है, जो साख उनकी डैमेज हुई है इंटरनेशनली। और पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबिलिटी में जो इजाफा हुआ है, साख में जो है इजाफा हुआ है, उसकी वजह मेनली यही है कि भारत ने इंटरनेशनल टेररिज्म को जो है वो फ़रोग दिया है, उसको सपोर्ट किया है, उसको स्पॉन्सर किया है। वेयर एज पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्लियर कट जो है बलूचिस्तान में और केपी के अंदर जो है भारतीय स्पॉन्सर्ड जो है टेररिज्म का जो है वो निशाना बना हुआ है, टारगेट बना हुआ है। और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है BLA के लिए, TTP के लिए हिंदुस्तान जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब का मौक़िफ़ आपने इसके प्रोग्राम में तहरीर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।